Welcome back to our YouTube channel, Power Plant Kyani. Today we discuss about a very important topic related to BOE examinations. फिर दोस्तों हमारी जो पास सीरीज चली आ रही है रिलेटेड टू BOE examinations, आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दोस्तों जो हमारी सीरीज़ चल रही थी BOE examinations को क्वेश्चन आंसर की, तो दोस्तों वो थी अपनी जो यूपी BOE एग्ज़ाम 2014 कि 2014 में जो उत्तर प्रदेश BOE ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया था, तो उसी के रिलेटेड हम क्या है क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे। तो दोस्तों जो उसके लास्ट 5 क्वेश्चन बचे थे, तो आज इस वीडियो में हम वो लास्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो 16 क्वेश्चन है, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो कि इसमें 16 क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रॉपर साइजिंग ऑफ स्टीम पाइपलाइंस हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग्स। यदि जो स्टीम पाइपलाइन है उनको प्रॉपर साइज के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाए तो वो किसको मिनिमाइज करने में हेल्प करती है। तो ऑप्शंस दिए हैं इसमें, ए है स्टीम रिक्वायरमेंट, बी है टेम्परेचर ड्रॉप, सी है बॉयलर एफिशिएंसी, डी है प्रेशर ड्रॉप। जैसे कि एग्ज़ाम में इंडिकेट भी किया गया है, एग्जाम पेपर में इंडिकेट भी किया गया है कि इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। क्योंकि भाई जो प्रॉपर साइजिंग ऑफ स्टीम पाइपलाइन से यदि हम करेंगे तो क्या है वो क्या है प्रेशर ड्रॉप को मिनिमाइज करेगी। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। जैसे कि सपोज दैट कि जैसे कि यदि हम पावर प्लांट्स के अंदर या किसी भी प्रोसेस के अंदर यदि हम प्रॉपर साइजिंग ऑफ स्टीम लाइन नहीं करेंगे, स्टीम पाइपलाइन नहीं करेंगे, तो उसमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। सपोज दैट मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज दैट कि हमें कहीं पे एक 4 इंच की स्टीम पाइपलाइन हमें चाहिए थी टू द प्रोसेस। तो क्या है वहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया। तो सपोज दैट कि ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास जो स्पेस में जो भी पाइपलाइंस पड़ी होती है, क्या है हम उसको उठाते हैं। सपोज दैट वो पाइपलाइंस क्या है वो होगी 5 इंच की, या फिर सपोज दैट आप कोई 7 इंच की, 8 इंच की, आपके कैसे भी आप सपोज कर सकते हो। तो क्या है 4 इंच की लाइन की जगह पे हमने क्या है 5 इंच की स्टीम पाइप लगा दी। तो एट दैट कंडीशन में होगा क्या, एक तो जहाँ पे प्रोसेस में जितना प्रेशर रिक्वायरमेंट और फ्लो रिक्वायरमेंट होगा क्या है वो रिड्यूस हो जाएगा। मीन्स दैट कि जो वहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन हमें वहाँ पे 4 kg का प्रेशर हमें पहुँचाना था, तो क्या है ड्यू टू द जो क्या है हमने 1 इंच की जो पाइपलाइन है वो हमें एक्सटेंड करके दे दी। क्या है वो वहाँ पे क्या है 3.5 kg सेंटीमीटर प्रेशर वहाँ पे पहुँच रहा है। फ्लो सपोज दैट क्या है कि वहाँ पे हमें 15 टन का फ्लो चाहिए था, वहाँ पे क्या है 12 टन का फ्लो पहुँच रहा है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तो प्रेशर ड्रॉप होगा, इवन साथ साथ में फ्लो ड्रॉप होगा। और क्या है यदि आप प्रॉपर पाइपलाइन की साइजिंग का नहीं करोगे तो होगा क्या कि जैसे कि सपोज दैट कि वो जो 4 इंच की लाइन थी, सपोज दैट उसका वेट 250 kg था। मीन्स दैट कि हम मटेरियल की बात करते हैं यहाँ पे, जो कि मटेरियल लॉस भी होगा। तो सपोज दैट जो हमें 5 इंच की लाइन हमने की क्या है उसका 350 kg होगा। तो इन द सेट ऑफ क्या होगा कि भाई 100 kg जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो क्या है वो भी उसमें इंक्लूड हो गया। सपोज दैट कि क्या है उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट क्या है उसकी इंक्रीज हो गई। तो दोस्तों ऐसे ही, और जैसे कि जो हमारा जब हम उसकी इंसुलेशन करते हैं, उससे रेडिएशन लॉस उसको निकालते हैं, तो जो एज कम्पेयर टू जो 4 इंच की पाइपलाइन है उससे क्या है रेडिएशन लॉस कहीं ज़्यादा हो जाएगा इन द जो 5 इंच की हमने स्टीम पाइपलाइन यूज़ की है। वो क्या हमने सेट की उसके रेडिएशन लॉस भी बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू द। और क्या है साथ साथ में उसके क्या है रनिंग कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट भी उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों देखा जाए तो क्या है कि जो साइजिंग ऑफ स्टीम पाइपलाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, प्रेशर ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं जो कि 17 है। इसमें पूछा गया कि द पैरामीटर यूज्ड बाय ASME स्टैंड्स फॉर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स टू डिफाइन फैंस, ब्लोअर एंड कंप्रेसर। कि भाई अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर वो कौन सा पैरामीटर है जो कि फैन, ब्लोअर और कंप्रेसर को डिफाइन करता है। ऑप्शंस है, ए है फैन रेशो, और बी है स्पेसिफिक रेशो, सी है ब्रेड रेशो, डी है ट्विस्ट फैक्टर। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा स्पेसिफिक रेशो।
तो दोस्तों जो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ आपके लिए। जैसे कि एच पर ASME द स्पेसिफिक प्रेशर दैट इज द रेशो कि भी अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर जो स्पेसिफिक प्रेशर है वही क्या है, स्पेसिफिक रेशो है ऑफ द डिस्चार्ज प्रेशर ओवर द सक्शन प्रेशर। कि भाई जो हम स्पेसिफिक रेशो को हम डिफाइन करेंगे वो क्या करेंगे कि जो डिस्चार्ज प्रेशर है थ्रू ब्लोअर, कंप्रेसर या फैंस क्या है, जो सो दैट ऐसे हम इसको बोल सकते हैं कि भाई डिस्चार्ज प्रेशर ओवर द सक्शन प्रेशर। तो क्या है, इसको क्या हम बोलेंगे, हम उसका स्पेसिफिक रेशो। तो क्या स्पेसिफिक रेशो ही जो हमारा है डिफाइन करता है फैन, ब्लोअर्स एंड कंप्रेसर्स को। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे मैं साइड में एक लिस्टिंग दे दूंगा आपसे, आप उसको उससे पता लगाओगे कि भाई जो डिफरेंट इक्विपमेंट है जैसे फैन, ब्लोअर, कंप्रेसर हमने यहाँ पे लिए हैं तो उसका स्पेसिफिक रेशो क्या क्या होता है। जैसे कि मैं बताऊँ, फैन का जो होता है वो 1.12, जो इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर वो होगा क्या होगा 1136 mmHg, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और जो यदि स्पेसिफिक रेशो हम ब्लोअर्स के बारे में बताएं तो उसका स्पेसिफिक रेशो होगा 1.11 to 1.20, और जो इसका डिस्चार्ज प्रेशर रहेगा वो 1136 to 2066 तक रहेगा mmHg। और इस तरीके से क्या है, हम क्या है स्पेसिफिक रेशो के अकॉर्डिंग हम क्या है फैन, ब्लोअर या कंप्रेसर को क्या है कैटेगराइज करते हैं। तो जो है जो स्पेसिफिक रेशो रहेगा वो कंप्रेसर का क्या रहेगा, जो कंप्रेसर रहेगा उसका स्पेसिफिक रेशो क्या है ग्रेटर देन 1.20 रहेगा। और क्या है जो प्रेशर राइजिंग होगा कंप्रेसर के थ्रू वो क्या रहेगा 1136 to 2066। तो दोस्तों जो हमारा पैरामीटर है वो है स्पेसिफिक रेशो, जो कि फैन, ब्लोअर एंड कंप्रेसर को डिफाइन करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 18 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि द टाइप ऑफ कंट्रोल गिवन मैक्सिमम बेनिफिट फॉर फैन एप्लीकेशंस फॉर एनर्जी सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू। कि भाई इनमें से कौन सा कंट्रोल है जो कि ज़्यादा लाभ देता है इन द कैटेगरी ऑफ फैन एप्लीकेशंस। जो हमारे फैन होते हैं उसमें एनर्जी सेविंग के लिए कौन सा कंट्रोल है जो मैक्सिमम बेनिफिट देता है। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन में ए है डिस्चार्ज टेम्पर कंट्रोल, बी है इनलेट गाइड वेन कंट्रोल, सी है स्पीड कंट्रोल, डी है वेरिएबल पिच कंट्रोल। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा स्पीड कंट्रोल। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा पावर प्लांट्स के अंदर। आप सभी ने देखा होगा कि जो भी हमारा पावर प्लांट के अंदर कूलिंग टावर फैंस होते हैं तो क्या है मैंने कई पावर प्लांट्स के अंदर देखा है, वहाँ पे क्या है स्पीड कंट्रोल, VFD कंट्रोल, या स्पीड कंट्रोल कह सकते हैं या फिर VFD कह सकते हैं। तो क्या है वहाँ पे हम सपोज दैट कि वहाँ पे हमें क्या है कूलिंग डेल्टा T मेंटेन करना होता है, इनलेट आउटलेट टेम्परेचर, जो कि उस जो मैक्सिमम उसका डेल्टा T रहता है वो मैक्सिमम 10 के आसपास रहता है। तो दोस्तों उसमें क्या होगा कि हमें जो कूलिंग वाटर है फॉर द कंडेंसर वो क्या है हमें कूल डाउन करना पड़ता है फॉर द मेंटेनिंग द प्रॉपर वैक्यूम, या फिर जो टरबाइन से जो कंडेंसेट होता जो एग्जॉस्ट स्टीम होता है उसको कंडेंसेट फॉर्म में उसको रिकवर करने के लिए ये काम करता है। तो दोस्तों उसमें क्या रहेगा, जैसे सपोज दैट कि जहाँ पे VFD कंट्रोल नहीं होते तो वहाँ पे क्या होगा कि जो हमें डेल्टा 10 का मेंटेन करना होता है वो क्या है कभी 11 का मेंटेन हो जाएगा, कभी 12 का मेंटेन हो जाएगा ड्यू टू द लोड वेरिएशंस। तो क्या है इसमें क्या होगा कि हमारे जो पावर कंजप्शन है वो हायर एंड पे रहेगा हमेशा ही। और लेकिन क्या है एट दैट टाइम वहाँ पे यदि हमारा लोड फ्लक्चुएशन करता है बहुत बड़ी करता भी है तो क्या है उस कंडीशन में यदि हम वहाँ पे VFD लगा दें जो कि फैन की स्पीड कंट्रोल करेंगे ड्यूरिंग द लोड फ्लक्चुएशंस, क्या वो सपोज दैट कि वहाँ पे सपोज दैट यदि हम 24 आवर्स का एनर्जी कैलकुलेशन लेंगे तो क्या है सपोज दैट हम एज एग्जांपल लेते हैं कि 250 किलोवाट जो पावर कंजप्शन हुआ है 24 आवर्स का। तो लेकिन एट दैट टाइम यदि हम VFD कंट्रोल्स वहाँ पे लगा देते तो वो क्या है यदि हमारा लोड फ्लक्चुएशन होगा तो क्या है वो जो हम लॉजिक में 10 का जो डेल्टा T उसको लॉजिक कमांड दे के रखेंगे तो क्या है वो यदि हमारा लोड फ्लक्चुएशन भी होता रहेगा तो क्या है
वो डेल्टा टी 10 ही मेंटेन करेगा। तो क्या है, जो VFD है उसको उसके अकॉर्डिंग RPM को कम या ज़्यादा करते रहते हैं, सो दैट जो इनमें से जो सबसे बेनिफिशियल कंट्रोल रहेगा वो सब रहेगा स्पीड कंट्रोल। तो दोस्तों ये तो 18 क्वेश्चन। अभी मूव आउट करते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। 19 क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ऑन फ्लो एंड डिस्चार्ज प्रेशर व्हेन द इम्पेलर ऑफ पंप इज ट्रिम्ड। कि भाई फ्लो और डिस्चार्ज प्रेशर में क्या फ़र्क आएगा यदि हम पंप के इम्पेलर को ट्रिम कर देंगे। तो दोस्तों इसमें ऑप्शंस है, ए है उसमें लिखा है कि फ्लो डिक्रीज विद इंक्रीज प्रेशर, बी है बोथ फ्लो एंड प्रेशर इंक्रीजिंग, सी है बोथ फ्लो एंड प्रेशर डिक्रीजिंग, डी है फ्लो इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग प्रेशर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, बोथ फ्लो एंड प्रेशर डिक्रीजेस। कि यानी यदि मैं आपको बताऊं कि पंप यदि इम्पेलर को ट्रिम करना मीन्स दैट कि किसी पंप के इम्पेलर का जो डायामीटर है वो उसको रिड्यूस कर देना है। तो दोस्तों यदि किसी पंप के डायामीटर को हम रिड्यूस कर देंगे तो क्या है, उसके साथ साथ में क्या है फ्लो भी डिक्रीज होगा और क्या है एज वेल प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आपको इसके बारे में एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि ट्रिमिंग करने का फ़ायदा क्या होता है। कई बारी हमें क्या है कुछ पंप्स के अंदर मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं, कोई पंप दूसरी जगह पे हमें इंस्टॉल करना होता है, तो क्या है वहाँ के उसके हेड के अकॉर्डिंग क्या है हम उसको जो पंप का इम्पेलर है उसको हम ट्रिम कर देते हैं कि हमें इतने हेड पे हमें और इतने केजी प्रेशर पे हमें इसको पंप से का डिस्चार्ज लेना है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या है इन द पॉइंट ऑफ देखा जाए तो ये काफ़ी बेनिफिशियल भी है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा वेल्थ नहीं खर्च करना पड़ती किसी पंप को परचेज करने के लिए। तो दोस्तों जो यदि हम किसी स्पेसिफिक पंप को हम ट्रिम कर रहे हैं तो क्या है उसका बोथ फ्लो एंड प्रेशर डिक्रीज रहेगा। तो दोस्तों ये तो थी कि भाई पंप के ट्रिमिंग करने पे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। अभी जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो है इफ़ द स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डबल। यदि हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की स्पीड हम डबल कर दें, इट इज पावर कंज्यूम विल बिकम, कि भाई इसका जो पावर कंजप्शन है वो कितने टाइम्स बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए है 2 टाइम्स, बी है 4 टाइम्स, सी है 8 टाइम्स और डी है नो चेंज। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन कि भाई इसका जो पावर कंजप्शन है वो 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई अकॉर्डिंग टू द एफिनिटी लॉ, यदि आप लोगों को एफिनिटी पंप के एफिनिटी लॉ का नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ कि इन द एफिनिटी लॉ क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एंड एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। क्योंकि यहाँ पे क्या है फ्लो रेट है, एच है हेड है, पी है पावर एब्जॉर्ब बाय पंप, एन है रोटेटिंग स्पीड। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग क्या है एफिनिटी लगा बोलता क्या है कि फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, और जो हेड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड, और पावर क्या है पावर इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ स्पीड। अकॉर्डिंग टू द अबो लॉ डबल द स्पीड ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप विल इंक्रीज द पावर कंजप्शन बाई 8 टाइम्स। ये दोस्तों अकॉर्डिंग टू द एफिनिटी लॉ तो क्या है जो हमारा कंजप्शन यदि हम स्पीड को हम डबल कर देंगे सेंट्रीफ्यूगल की तो उसका पावर कंजप्शन 8 टाइम्स तक इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों यदि अभी तक आपको इस वीडियो में के जो क्वेश्चन सर डिस्कस किए उनमें से कोई भी आपको लगता है कि समझ में नहीं आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट का एज सुन एज पॉसिबल हम रिप्लाई करेंगे। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हो या इस वीडियो के माध्यम से मुझे पहली बार आप ये वीडियो में देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन मेंटेनेंस से लेकर काफ़ी टेक्निकल वीडियो बनाते रहता हूँ जो कि आपके करियर ग्रोथ के लिए या फिर आप फर्दर फर्स्ट क्लास या फिर सेकंड क्लास करना चाहते हो या फिर BOE एग्जाम्स करना चाहते हो। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ नीचे रेड कलर के बटन पर सब्सक्राइब करिए और साइड में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।